हेलो चैंपियंस। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर लिया था मैंने आपका, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के क्या क्या प्रमुख लक्ष्य है, उन लोगों को हमने याद किया था और एक रील के द्वारा मैंने आप लोगों को एमपी में उन लक्ष्यों की क्या स्थिति वो बता दिया था। आज हम लोगों का जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को याद करना कि उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उस नीति में जो लक्ष्य लिखे गए हैं उनको पूरा करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ कि इसके प्रीवियसली आपको एक क्लास मिल जाएगी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पॉलिसी पढ़ी है, जिसके अंदर मैंने आपको 2017 की नीति के क्या बताए थे बेटा, लक्ष्य याद करवाए थे कि क्या क्या गोल्स है। अब मैंने आपको कहा था कि जो नीति होती है ये तो एक डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी, तो इसको चलाने के लिए, इसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे अलग अलग क्या चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, तो उन कार्यक्रमों में अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कार्यक्रम या प्रोग्राम होंगे, तो उसके अंदर आते हैं आपके सबसे पहला सबसे बड़ा अमरेला प्रोग्राम जो कि होता है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें केवल 3 ही बातों पे ध्यान दिया जा रहा है। मतलब हमारी नीति में तो कई सारी चीजें लिखी थी, उनमें से केवल 3 फैक्टर के रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो आपको मिलेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में। पहला होगा RMNCH+A के लिए, दूसरा होगा स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, strengthen the health system, और तीसरा होगा गैर संचारी व संचारी रोग के लिए, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इन 3 बातों से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम हैं वो आपको किसके अंदर मिलेंगे बेटा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर। कई बच्चों को मैंने देखा है जो इसी में ही कंफ्यूज होते हैं कि मैडम नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन क्या है। तो देखो, पॉलिसी एक डॉक्यूमेंटेशन था, 2017 में उन्होंने दिया और उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे लक्ष्य रख दिए जो कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखे भी थे। 10 मिनट की क्लास है, आप लोग देखिएगा, वीडियोज में जाकर आपको मिल जाएगी, अदरवाइज प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। ठीक है, उसमें उन्होंने देखा कि यार ये सारी चीजें, उसको पूरा करने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए गए। उनमें से चलने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम जो कि RMNCH+A मतलब प्रजनन, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल माता, नियोनेटल नवजात, C का होगा चाइल्ड शिशु हेल्थ, प्लस इसमें एड ऑन किया एडोलसेंट किशोर, मतलब माता, बच्चे और किशोर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उससे संबंधित सारे कार्यक्रम, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने से संबंधित सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ ही साथ संचारी और गैर संचारी रोग से संबंधित सारे कार्यक्रम इसके अंदर आते हैं। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम हो गया। मैडम इनके अलावा भी कार्यक्रम है क्या? बिल्कुल है। जैसे इसके अलावा एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग पढ़ते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो भी HNM का ही हिस्सा है, NHP NHM के ही साथ जुड़ा हुआ है, पर इसको चलाने वाला मंत्रालय अलग है, तो इसको हम एक अलग फैक्टर मानते हैं। इसके अंदर भी कई सारे छोटे छोटे कार्यक्रम हैं। ये हमारा एकीकृत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि चलाया जा रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम आएंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा कौन सा चल रहा है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। ये तो हमारा NHM का ही हिस्सा है, टीकाकरण कार्यक्रम। इसके अलावा चल रहा है राष्ट्रीय आयुष मिशन, ठीक है। इसके अलावा चल रहा है आयुष्मान भारत। ये कुछ बड़े प्रोग्राम हैं जो भारत में चलाए जा रहे हैं NHP के गोल को पूरा करने के लिए। तो आज हम यही देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से गोल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हमें याद रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले NHM से कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है क्या। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2013 में आया था, मतलब सबसे पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था सबसे पहले NRHM के रूप में। NRHM मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूप में शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 में, ठीक है। बाद में उनको लगा कि यार केवल हम लोग ग्रामीण आबादी पर ही क्यों ध्यान दें, शहरी आबादी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के रूप में इसको दोबारा पुनर्गठित किया गया। कब? 1 मई 2013 में।
और 2013 में ही इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों घटक को मिलाकर क्या बना दिया गया, NHM। तो आपसे कोई पूछे बेटा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था वर्ष 2013 में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किन दो घटक को मिलाकर बनेगा, तो आपको याद रखना है NRHM और NUHM। डेट भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन दोनों को मिलाकर बना है आपका NHM, जो कि किन बातों पर ध्यान दे रहा है, इसके अंदर जो प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे वो किन से रिलेटेड रहेंगे, तो आपको याद रखना है वो रिलेटेड रहेंगे प्रजनन, माता, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य से रिलेटेड, जिसको हम लोग कहते हैं RMNCH+A। ठीक है, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा है। फिर ये किस पर ध्यान दे रहा है, तो ये ध्यान दे रहा है दूसरा संचारी और गैर संचारी रोग पर, और तीसरा ये ध्यान दे रहा है स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने पर, सुदृढ़ करने पर, स्ट्रेंथन करने पर। ये तीन बातों पर ये ध्यान दे रहा है, और इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे अलग लक्ष्य तय किए गए हैं, है ना। NHP के अंदर तो अपने लक्ष्य थे ही, फिर एक कार्यक्रम चल रहा है उसके अपने लक्ष्य रहेंगे, तो इसलिए इसके लक्ष्य अलग होते हैं। ठीक है, जो कि केवल इन बातों पर ध्यान देंगे और उसको कुछ अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए सेट किया गया है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा हो कि मैडम नीति तो 17 में आई, ये कार्यक्रम तो 13 से चल रहा है, तो बेटा बाद में इसको 17 के अंदर जोड़ दिया गया। कब? बाद में। ठीक है, तो डाउट नहीं रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या इसमें कौन कौन से गोल्स थे, तो इनको एकदम थॉरली देख लो एक बार, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिसाब से जो माता मृत्यु दर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, उसको पहले कितना करना था 2012 और 17 के ड्यूरेशन में, जब ये लक्ष्य आया है ना, 13 में लागू हुआ, तब कितना करने को बोला गया था कि आप 100 से कम कर दो। और अभी जो नया लक्ष्य आया है, जो कि 25 में नए लोग लक्ष्य जुड़े हैं, जिसको हम लोग SDG, हमारे सस्टेनेबल गोल से पहले 2030 से पहले हमें पूरे करने, वो कितने कह रहे हैं कि माता मृत्यु दर भारत में कितना कर दो आप लोग, 90 से कम कर दो, मतलब 87 कर दो। ठीक है, तो ये इसका नया लक्ष्य हो गया। IMR, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पहले कितना करना था हमें, 25, जो पहले वाले लक्ष्य आए थे वो। ये एक मिशन है, नीति तो एक ही बार आई, उसके एक अपने लक्ष्य है। अब उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसने, इस कार्यक्रम ने अपने अपने नए लक्ष्य क्या किए, सेट किए कि हम इतना इतना कर देंगे इस वर्ष तक। तो 12 से 17 के लक्ष्य कितने थे, ये वाले, और 17 के बाद जो 25 से जो 21 से 26 तक के जो लक्ष्य है वो कौन से थे, ये वाले, है ना। 21 से 2026 तक के जो लक्ष्य है वो ये वाले थे, जिनका टारगेट है कि हम 2030 तक सारी चीजों को फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए लक्ष्य क्या है, NHP के अलग है और NHM के अलग है, फुलफिल दोनों एक ही चीज को करना चाह रहे हैं। ये पहले कितना कह रहे थे कि तुम 25 कर दो प्रति 1000 जीवित जन्मों पे, अब कितना कह रहे हैं, तो 23 से भी कम कर दो, मतलब कितना कर दो बेटा, 22। तो MMR कितना करना है अभी हमें नए NHM के हिसाब से 87, 90 से कम, और IMR शिशु मृत्यु दर कितना करना है, तो कितना करना है 23 से कम, मतलब कितना 22। ये हो गए दो हमें याद। अगला हमें क्या करना है, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो मृत्यु दर है उसे हमें पहले कितना करना था, जब हमने 12 से 17 में ये मिशन चलाया, तब 17 के बाद ये NHP में जुड़ गया, तो उसके बाद के जो नए लक्ष्य आए ना NHP में जुड़ने के बाद के, वो ये वाले। तो हमने क्या कहा, कितना करना था, 33 प्रति 1000 जीवित जन्म कर दो, उससे भी कम कर दो, इतना करना था। नए लक्ष्य में कितना कह रहे हैं, कितना कर दो बेटा, 23 कर दो, कितना कर दो, 23 से भी कम कर दो, मतलब 23 प्रति जीवित जन्मों से भी कम कर दो। ठीक, तो कंपैरेटिव स्टडी बहुत इसकी इजी कर देगी आपकी चीजों को। NMR क्या है आपका, नवजात मृत्यु दर, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये इसका पहले तो कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं था, अब कितना कह रहे हैं वो कि 12 से भी क्या कर दो, कम कर दो, 12 से भी क्या कर दो, कम कर दो, कब तक, 2030 तक। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट, हमारा जो पुराना लक्ष्य था वो क्या कह रहा है, 2.1 कर दो, और नया लक्ष्य भी क्या कर रहा है कि 2.1 को क्या रखो, बनाए रखो, 2.1 को बनाए रखो, मतलब 2.1 आपकी स्टेबल स्टेट होती है, तो उतना बनाए रखो। तो ये तो हमारा NHP का भी गोल है। तो देखो बिल्कुल भी ना, मुझे कोई भी बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं चाहिए, मैंने कई बार इसको पढ़ाया और मुझे यही लगता है कि यार बच्चों को यही कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं अलग अलग 2 टुकड़ों में आपको पढ़ा रही थी। पहले मैंने NHP के सारे लक्ष्य आपको याद करवा दिए, उस नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को फुलफिल, उसके लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें क्या चलाने पड़ रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम। उन कार्यक्रमों में चलने वाला हमारा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो कौन सा, हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि कितनी बातों पे ध्यान दे रहा है, 3,
माता, बच्चे, शिशु, इनके स्वास्थ्य के ऊपर, किशोर के स्वास्थ्य के ऊपर। उसके बाद किसके ऊपर? तो उसके बाद आपके संचारी और गैर संचारी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर। और तीसरा ध्यान दे रहा है हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने। और ये शुरू कब हुआ था? तो ये इवेंचुअली शुरू हुआ था हमारी पंचवर्षीय योजना के तहत 2012 से 17 के लिए, है ना। और एक्चुअली लागू कब हुआ था? 2013 में। तो इसके आने की डेट कब है? 2013। दो घटक को मिलाकर बनाया गया था आपका एनआरएचएम और एनयूएचएम, ठीक है। और इसके अंदर अलग से गोल बनाए गए, पहले अलग थे, बाद में जब ये नीति के अंदर जुड़ा तब अलग हो गए, ठीक है। तो पहले वाले कितने थे? 100 से कम कर दो एमएमआर। नया वाला कितना कर रहा है? 87 कर दो। आईएमआर कितना कर दो? 25 से कम कर दो। ये क्या कह रहा है? 23 से भी कम कर दो, मतलब कितना ले आओ? 22। उसके बाद अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना करने को कह रहे हैं? 33। ये कितना कह रहा है? 23 से भी कम कर दो। नवजात मृत्यु दर पहले कोई गोल नहीं था, अब कितना कह रहे हैं कि 12 से भी क्या कर दो? कम कर दो। और टीएफआर को कितना बनाए रखना है? तो टीएफआर को 2.1 बनाए रखना है। ये इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट लक्ष्य थे, है ना। इसके अलावा और भी लक्ष्य थे कि भैया टीबी का उन्मूलन कब तक कर दो? 2025 तक। मलेरिया का 2027 तक क्या कर दो आप? जीरो इंसिडेंस, कि एक भी केस ना मिले। और 2030 तक भारत को क्या बना दो? मलेरिया फ्री बना दो। ये इसका लक्ष्य था। कुष्ठ रोग के लिए क्या कह रहे थे कि कुष्ठ रोग के लिए जो पहले का लक्ष्य था वो कितना था कि 2018 तक आप एक ले आओ, 1000 में से 10,000 में से कितनी जनता? 10,000 में से केवल एक मामला बचे, उतना ले आओ, है ना। ये कह रहे हैं। अब कितना कह रहे हैं कि 2027 तक कितना कर दो? जीरो कर दो। 2027 तक लेप्रोसी को कितना कर दो? जीरो। कालाजार का पहले का मामला क्या था कि भैया 2017 तक, ये मैंने आपको एनएचपी में भी पढ़ाए हैं, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। 2017 तक 10,000 मामलों में से कितना कर दो? एक से भी कम कर दो। अब कितना कह रहे हैं कि भैया 2024 तक ब्लॉक स्तर पर इसका क्या कर दो? उन्मूलन, कि किसी भी जगह पर ये नहीं रहे। एचआईवी का क्या कह रहे थे कि भैया प्रसार को रोकना है 2020 तक, पहले का लक्ष्य था। अब एचआईवी का नया लक्ष्य क्या कह रहा है कि 95 लक्ष्य को पूरा करो, कब तक? 2030 तक। और मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने वो लेक्चर देखा है उन्हें याद होगा कि 95 का मतलब क्या है। 95% लोगों का पता हो कि उनको एचआईवी है, उसमें से 95% का इलाज चल रहा हो आर्ट थेरेपी के द्वारा, और उनका जिनका इलाज चल रहा है उसमें से भी 95% लोगों में क्या आ गया हो? सुधार। यहां तक हम लोगों ने देखा था। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए क्या कह रहे हैं कि उसको कितना कम कर दो बेटा? 25% तक क्या कर दो? कम। तंबाकू के उपयोग को 30% कम कर दो। और मधुमेह को कितना कर दो? 80% तक नियंत्रित कर दो। फाइलेरिया के लिए बताऊं तो पहले था 2017 उन्मूलन, अब है वर्ष 2027 उन्मूलन। खसरा रुबेला पहले था 2020 उन्मूलन, अब है कितना? 23 से कितना आ गया? 23 से 24। और इसी के अंदर अब किसको जोड़ दिया गया है? सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन, जो कि कितना लिया गया है? 2047 तक क्या कर दो? सिकल सेल का भी उन्मूलन कर दो। तो वैसे तो मेन लक्ष्य जो इसमें याद रखने वाले हैं वो आपके ये 5 है। कौन से? ये वाले 5, है ना। माता मृत्यु दर 87, शिशु मृत्यु दर कितना करना है हमें? 22। अंडर 5 मोर्टेलिटी, नए वाले याद करें। अंडर 5 मोर्टेलिटी कितना करना है? 23 से भी कम। एनएमआर 12 से भी कम करना है। और टोटल फर्टिलिटी को कितना बनाए रखना है? 2.1 बनाए रखना है। उसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि वर्ष, कितने वर्ष का उन्मूलन है? तो टीबी का तो फिक्स है कितना? 2025 भारत में उन्मूलन और 2030 वैश्विक उन्मूलन। मलेरिया में 2027 तक हमें 0 केस कर रहे हैं और 2030 तक उसका मलेरिया का क्या करना है? उन्मूलन। लेप्रोसी की बात करूं तो 10,000 की जनसंख्या पर एक मरीज मिले, कब तक? 2018 तक। अब कितना कह रहे हैं कि अब तो तुम लेप्रोसी को खत्म ही कर दो 2027 तक। कालाजार का पुराना लक्ष्य था 2017, अब कितना हो गया? 2024। वैसे ही एचआईवी के लिए क्या था पहले लक्ष्य? की प्रसार को कम करना है 2020 तक। नया लक्ष्य क्या कहता है कि 95 गोल को अचीव करना है 2030 तक। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कितना कम करना है? 25%। तंबाकू के उपयोग को कितना कम करना है? 30%। मधुमेह को कितना कम करना है या नियंत्रित करना है? 80%। और फाइलेरिया के लक्ष्य को भी याद रखना, 17 पहले था, 27 अब है। खसरा रुबेला में 20 पहले था, 23 और 24 अब है। और सिकल सेल एनीमिया में कितना हो गया बेटा? 2047 तक क्या करना है? सिकल सेल एनीमिया का भारत में से क्या करना है? उन्मूलन करना है। तो ये हमारे कुछ लक्ष्य थे जो हमें एनएचएम में क्या करने हैं? याद रखने हैं। अब हम आते हैं हमारे मुद्दे की बात पे, कार्यक्रमों को पढ़ने पर।
कि कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो हमें यहाँ पर क्या करना है, याद रखने। तो देखिए NHM हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है NHP के अंदर चलने वाला, जो कब शुरू हुआ था 2005 में। NRHM पहले शुरू हुआ था, फिर मैंने आपको बताया था 2013 में क्या आया आपका NUHM, किसके तहत लाया गया, तो 2012 से 2017 की पंचवर्षीय योजना के तहत जब NHM बना तब ये दोनों घटक को जोड़कर इसको बनाया गया था। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कैसे बना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य मिशन को जोड़कर बना। ये पहले से चल रहा था, ये बाद में इसके बनने के बाद शुरू किया गया, और इन दोनों घटक से 12 से 17 की पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया। बाद में इसी को अपडेट किया गया, और अब ये 21 से 26 मतलब अभी जो अपडेटेड है वो 25 वाली तक में चल रहा है। ठीक है, इसका पूरा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप लोग जान ही चुके, RMNCH+A पर काम करना, संचारी और गैर संचारी रोग, और साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना। और ये करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहे, तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं RMNCH+A को पूरा करने के लिए इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे। तो सबसे पहला प्रोग्राम इसके अंदर चल रहा था जो पहले से चल रहा था, ठीक है, जो बहुत पहले से चल रहा था, सबसे पुराना प्रोग्राम हमारा है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, जिसका पहला चरण 1997 से वर्ष 2005 तक चला, यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा चरण 2005 से आज तक चल रहा है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, RMNCH+A के नाम से जान रहे हैं। इस पहले चरण में तो इन्होंने बेसिक सुविधाओं पे ध्यान दिया था कि भैया बेसिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सभी को मिल पाए, प्राइमरी हेल्थ केयर सभी को मिल पाए, उस पर ध्यान दिया। दूसरे चरण में ध्यान दिया गया कि भैया माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है। MMR और IMR को क्या करना है, कम करना है। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया गया, आशा कार्यकर्ता आई, ये सब आई, तो वो मैं आगे दिखा रही हूँ। तो जो सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम चल रहा है NHM के अंदर RMNCH+A है ना, वो कब शुरू हुआ, 1997 में। पहला चरण उसका RCH1 के नाम से था। दूसरा जो RCH सेकेंड है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, RMNCH+A के नाम से भी जानते हैं, जो कि गर्भवती महिला, शिशु और किशोर पर क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है, एडोलसेंट पर ध्यान दे रहा है, जिसका एक ही लक्ष्य माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है। अब मैं बताती हूं कि इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोग्राम चलाया जा रहा है बेटा जननी सुरक्षा योजना, जो कि शुरू किया गया था आपका कब, 12 अप्रैल 2005, जबकि आपका NRHM शुरू किया गया था उसके साथ ही। इसमें क्या दिया जाता है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ, एक तो ये, और क्या किया जाता है। तो जननी सुरक्षा योजना में BPL गर्भवती महिलाओं को नगद प्रोत्साहन दिया जाता है, कैश इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, नगद राशि दी जाती है, किसको बढ़ावा देने के लिए, संस्थागत प्रसव को। उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप लोग आइए और संस्थागत प्रसव करवाइए। ठीक है, ताकि जो माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है उनको सुधारा जा सके। कितने पैसे दिए जाते हैं, तो वो भी याद रखना। हाई फोकस्ड एरिया में दिए जाते हैं बेटा 1400, ग्रामीण में। हाई फोकस्ड एरिया जहाँ पे बहुत बुरी स्थिति, माता मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पर कितने दिए जाते हैं, 1400 अगर गाँव है तो, और अगर शहर है तो कितने, 1000। लो फोकस्ड एरिया है जहाँ पे स्थिति थोड़ी ठीक है, तो वहां पे गांव है तो कितने देंगे, 700, और शहर है तो कितने देंगे, 600। और आशा कार्यकर्ता जो कि इनको इससे जोड़ती है, उनको कितने मिलते हैं, तो बेटा आशा कार्यकर्ता अगर गांव में करवा रही संस्थागत प्रसव तो 600, और अगर शहर में करवा रही तो 400, और इन सबके साथ एडिशनल 1500 मिलते हैं अगर कोई हाई रिस्क या C सेक्शन प्रेगनेंसी होती है तो। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रख लेंगे क्योंकि कभी कभी इनर डिटेल से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो, तो पहला कौन सा हो गया, जननी सुरक्षा योजना। आपसे पूछा जाए क्या दिया जाता है, नगद प्रोत्साहन, किसको बढ़ावा देने के लिए, संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कब शुरू हुआ, 2005। इतनी डिटेल याद रखिएगा। कैश इंसेंटिव्स मैंने बता दिए कितने कितने। दूसरा, RMNCH+A को सुधारने के लिए क्या स्टार्ट किया गया, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि यार केवल हम माता को क्यों दें, उनके बच्चों को भी फ्री सेवाएं देते हैं, है ना। शिशु मतलब कितने वाले, तो आपको याद रखना है, शिशु यहाँ पे कितने, तो पहले 30 दिन से 30 दिन का बच्चा था, अब कितना माना जा रहा है, 1 वर्ष। पहले शिशु कितना माना जाता था, 30 दिन तक बच्चे को सेवाएं मिलेगी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1 वर्ष तक। तो उन्होंने कहा कि भैया माता का जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद 1 साल तक अगर बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कुछ भी चीज़ है, तो हम उसका भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये
किसमें कोई कैश इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, इसमें क्या दी जाएंगी, फ्री सर्विसेज। ये क्या किसके लिए चलता है, फ्री सर्विसेज दी जाती है। ये कब शुरू किया गया है, 1 जून 2011 को हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। इसके अंदर क्या किया जाता है, मुफ्त प्रसव, पहले तो डिलीवरी फ्री, दवा फ्री, जांच फ्री, रेफरल सेवाएं सब कुछ फ्री। माता के लिए तो रहती है, और बच्चों के लिए कब तक, तो पहले था 30 दिन तक, अब कितना हो गया, 1 साल तक के बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत उसको सारी सेवाएं फ्री मिलेगी, जांच, चेकअप, लाने ले जाने की सुविधा, ये सब। तो मैं आपसे पूछूं नगद राशि किसमें दी जाती है, जननी सुरक्षा योजना 2005। ये कब शुरू हुई, 2011। ईयर इंपॉर्टेंट है, जिन चीजों पर भी मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ ना वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 2011। फ्री सर्विसेज मिलती माता के साथ साथ किनको, बच्चे को। कितने, बड़े बच्चे को तो पहले था 30 दिन, अब हो गया है 1 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, RMNCH+A में तो और चल रहा है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है आपका 2013 में, फरवरी 2013 में महाराष्ट्र से इसको शुरू किया गया है। और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में देखो, शिशु की एज तो मैंने बता दी कितनी होगी, 30 दिन पहले थी, अब कितनी हो गई है, 1 साल। अब बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मैंने कितने उम्र के बच्चे आते हैं, ये सबसे मेन बात है। और कब शुरू हुआ, 2013। तो देखो याद कर लेना, 2000 कितना हो गया आपका बेटा, 5। 2005 जननी सुरक्षा योजना, JSY, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2011। फ्री सर्विसेज। फिर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 2013, ठीक है। कितने, 0 से 18 वर्ष के बच्चों को फ्री सर्विसेज दी जाएगी। कब, जब उन्हें ये 4 दिक्कतें रहेंगी, 4D रहेंगे तब। 4D, ये 4D आपको याद रखने हैं, है ना। किन बच्चों को सेवाएं मिलेगी, जिनको कोई ना कोई डिफेक्ट हो, कोई ना कोई दोष हो, ठीक है। 4D में याद रखना, कोई ना कोई दोष हो तब, कोई ना कोई डिसीज हो, मतलब क्या हो बेटा, बीमारी हो, कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो, मतलब क्या हो, कमी हो, और कोई ना कोई डेवलपमेंट डिले हो, मतलब क्या हो, उनको विकलांगता हो, तब उन्हें क्या मिलेंगी, सर्विसेज, फ्री सर्विसेज दी जाएंगी, लाने ले जाने की, टेस्ट की, दवा की। किसके तहत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2013। कितनी एज, 0 से 18। किन 4 बातों पर सेवाएं दी जाएंगी, तो 4 याद रखना, डिफेक्ट, डिसीज, डिसेबिलिटी एंड डेफिशिएंसी। बस इतना इसमें याद रख लीजिएगा। अगला आता है आपका बेटा कौन सा, तो अगला आता है आपका राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। मैडम आपने शिशु पढ़ाया कि भैया पहले 30 दिन था, अब 1 साल हो गया। बाल कार्यक्रम पढ़ाया जिसमें 0 से 18 वर्ष थे, तो फिर किशोर में कौन आएंगे। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो एज ग्रुप वाले होते हैं वो होते हैं कितने, 10 से 19 वर्ष वाले। कौन से, 10 से 19 वर्ष वाले। बहुत अच्छे से याद रखना इसको। कब शुरू हुआ, 2014। 7 जनवरी 2014 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें क्या क्या बातों पर ध्यान दिया जा रहा था, तो किशोरों को क्या दिया जा रहा था, पोषण संबंधी जानकारी और पोषण सेवाएं दी जा रही थी। SRH का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जा रहा था। मेंटल हेल्थ से संबंधित चीजों में सुधार किया जा रहा था, मानसिक स्वास्थ्य। NCD मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, गैर संचारी रोग से संबंधित चीजों में सुधार। मादक द्रव्यों का सेवन, जो भी टॉक्सिक चीजें वो पीते हैं उनके लिए उनको समझाया जा रहा था, काउंसलिंग दी जा रही थी। और जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है, हिंसा है, उसको कम करने के लिए उसके लिए समझाइश दी जा रही थी। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किन 6 बातों पर ध्यान दिया जा रहा था, वो ये है। कब शुरू हुआ, 2014 में। कितने वर्ष के बच्चे, तो 10 से 19 वर्ष। और यहाँ पर क्या है, तो किशोर स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये पूरा चलाया जा रहा था, जिसके 2 घटक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पे पीयर एजुकेटर, जो उनको किस सिखाता है, जिसका नाम है साथिया। और एक है काउंसलिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या रखा है भारत में, मैत्री, एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, जहां पर इन बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है, इनके मानसिक स्वास्थ्य, सेक्सुअल हेल्थ या फिर टॉक्सिन जो ये इनटेक करते हैं उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो एज ग्रुप याद रखिएगा। ये 4 चीजें तो किसके लिए चलाई जा रही बेटा, NHM के तहत RMNCH+A को सुधारने के लिए, माता और शिशु पर और किशोरों पर ध्यान देने के लिए ये 4 योजनाएं आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैडम और कौन सी, तो इसके अलावा 2 और, ये 5वीं और 6ठी 2 और याद रखना। जैसी टेबल मैंने बनाई है, इतना अगर आप याद करके चले गए तो बेटा कुछ भी आपका NHM में छूटने वाला नहीं है। एक लेक्चर पहले वाला और एक लेक्चर ये देख लीजिए,
पूरा आपका हो जाएगा कवर। ठीक है, चलिए इसमें हमने कौन सी योजना पढ़नी, सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, ये भी हमारे RMNCH के तहत कब कब आई, 2019 में। तो देखो 2005 में जननी सुरक्षा, 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, और 2000 आपकी कब 19 में कौन सा शुरू हुआ, सुमन। और इसके पहले 2016 में ये याद कर लो, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, ये याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले 16 वाला याद कर लो, 9 जून 2016 में स्टार्ट हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसमें था आई प्लेज फॉर 9। इसमें क्या किया जाता है, पहले इसको देख लो। वो महिलाएं जो अपनी प्रेगनेंसी के सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, उनको हर महीने की 9वें तारीख को फ्री एंटीनेटल चेकअप दिया जाएगा। प्रसव के पहले वाला जो चेकअप है उनको फ्री मिलेगा हर महीने की 9 तारीख को। पीएम मोदी जी ने इसकी घोषणा ही 9 तारीख को की थी। कब की थी, 9 जून 2016। तो उन्होंने इसको 9 ही मान लिया और उन्होंने कहा कि हर महीने की 9 तारीख को सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर वाली जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त चेकअप दिया जाएगा। किसके योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। सुरक्षित गर्भ जांच के लिए इसको चलाया जा रहा है, कब, हर महीने की 9 तारीख को। सुमन योजना 2019, 10 अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसमें क्या है मैडम, फ्री सर्विसेज भी दे रहे, सब दे रहे। तो सुमन योजना में आपको 2 वर्ड याद रखने। सुमन योजना 2019 में शुरू की गई। उन्होंने कहा कि हम लोग फ्री सर्विसेज तो दे रहे हैं, पर फ्री सर्विसेज में भी कुछ कानून होने चाहिए कि कोई मना नहीं कर सकता है। अगर किसी महिला को, गर्भवती महिला को या बच्चे को कोई सर्विसेज देनी है तो कोई भी उनको मना नहीं करेगा। उस योजना का नाम था सुमन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, कि हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें कोई भी मना नहीं करेगा। क्या, गर्भवती महिला और नवजात को 0 प्रिवेंटेबल मतलब सर्विस की गारंटी दी जाएगी और 0 टॉलरेंस पे काम किया जाएगा। मतलब कि गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट लेडीज और नवजात न्यूबॉर्न को कोई भी सर्विसेज के लिए मना नहीं किया जा सकता। अगर मना करेंगे तो उसके लिए 0 टॉलरेंस रहेगा, सहनशीलता नहीं रहेगी। इसके लिए कड़क नियम कानून बनाए जाएंगे कि उन्हें सर्विसेज देना सबसे पहले प्रायोरिटी है। तो आपसे ये 2 शब्द पूछ सकते हैं, सर्विस की गारंटी कौन सी योजना हमें देती है, सुमन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो कब आई, 19 में। सारी योजनाएं चल रही थी, लास्ट में उन्होंने बोला सर्विस की भी हम तुम्हें गारंटी देंगे। और कब शुरू हुई है, 2019 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्विस गारंटी और 0 टॉलरेंस के ऊपर कौन बात करती है, सुमन योजना। फिर आगे की यदि हम लोग बात करें तो अब RMNCH+A के लिए 6 कार्यक्रम हमने पढ़ लिए। अब कौन से कार्यक्रम NHM के अंदर चल रहे, तो हमारे स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए LHM के अंदर लाए गए सबसे पहले रोगी कल्याण समिति बनाई गई। बेटा गांव में आपसे पूछते हैं रोगी कल्याण समिति क्या है, बस इतना याद रखना। 2005 में आई, एक कमेटी बनाते हैं जिनके अध्यक्ष कौन होते हैं, यूजुअली चेयरपर्सन। उस गांव में, उस जिले में जो भी जिला कलेक्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। और ये रोगी कल्याण समिति, नाम में रोगी है पर रोगी कल्याण समिति बेसिकली बनाई किसके लिए गई है, अस्पताल को प्रबंधन करने के, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है। रोगी कल्याण समिति कमेटी होती है जिसके अंदर हम कहते हैं सबसे पहले जिला कलेक्टर होते हैं, फिर वहाँ के MLA वगैरह आते हैं। वहाँ पर उपस्थित जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर डॉक्टर है कि नहीं है, नर्स है कि नहीं है, दवाई है कि नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कमेटी है जो कौन है, रोगी कल्याण समिति, जिससे हमारा स्वास्थ्य ढांचा क्या होगा, मजबूत। तो क्वेश्चन एक ही है कि भैया रोगी कल्याण समिति करती क्या है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अस्पतालों का प्रबंधन करने का काम होता है, जिसके चेयरपर्सन खुद जिला कलेक्टर होते हैं। और 2005 में इसको शुरू किया गया है। दूसरी चीज इन्होंने क्या शुरू की, मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU की शुरुआत हुई वर्ष 2005 में ही, जब हमारा RCH का दूसरा चरण आया ना, तभी। वो लोग जो बहुत दूर दराज स्थित है, जो हम तक नहीं आ सकते, तो हम उन तक जाएंगे। तो एक वैन है, वैन के अंदर एक डॉक्टर है, एक नर्स है, और वो इक्विपमेंट है जिससे चेकअप हो सके, और वो लेकर दूर दराज के क्षेत्रों में जाना और वहां पर इलाज करना। ये सेवाएं शुरू की गई जिनको कहते हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट। और इसका प्रावधान क्या था, प्रति 10 लाख आबादी पर एक मोबाइल मेडिकल यूनिट होनी चाहिए। मोबाइल स्वास्थ्य सेवा देना, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा मतलब ये वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा मतलब चलित मतलब हम खुद आएंगे, आपको स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और चले जाएंगे। ये है, एक वैन होती है, उसमें ये सारी चीजें होती है। अगली चीज क्या की गई भैया स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए, तो तीसरा आपको याद रखना है, उपकेंद्रों को अनुदान दिया गया, यूनाइटेड फंड टू सब सेंटर।
देखो हम मानते हैं किसी भी स्वास्थ्य ढांचे का सबसे निचला हिस्सा होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उन्होंने कहा प्राइमरी स्वास्थ्य सेंटर से, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से भी नीचे एक सेंटर बना देते जिसको कहते हैं सब सेंटर, उपकेंद्र, और उसके नाम पे हम कुछ अलग फंड क्या करेंगे यहाँ पर अलॉट करेंगे, जिससे रोगी कल्याण समिति या कोई भी दूसरे जगह पर कुछ अगर चीजों की जरूरत है तो वो वहां से मिल पाएगी आपको। तो हमने क्या कहा, उन्होंने उप केंद्रों को अनुदान दिया, मतलब सब सेंटर्स बनाए और उनको अलग से एक अनटाइडेड फंड दिया जिसका यूज हॉस्पिटल मतलब रोगी कल्याण समिति वाले कर सकते थे या वहां के चीजों में सुधार वाले कर सकते थे। और वहां पे आपको मिलेगा कौन, तो आपको याद रखना है उपकेंद्रों में आपको कौन मिलता है बेटा, ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, सहायक नर्स मिलती है। नॉर्मल काम वहां पे करवाए जा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं बेटा, स्वास्थ्य प्रणाली का स्वास्थ्य ढांचे का सबसे निचला हिस्सा उपकेंद्र, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर द्वितीयक, फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स वगैरह सबसे टॉप पे आएंगे। तो हमने कहा 2005 में उन्होंने एक और मेन काम कर दिया, उपकेंद्रों को भी अनुदान दे दिया। उन्होंने बोला यहाँ पर हम उपकेंद्र बनाएंगे और उनको भी कुछ पैसे देंगे, और ये हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे निचला हिस्सा रहेगा, लो लेवल। यहाँ पे आपको सहायक नर्स मिलेगी, ग्रामीण जनता के लिए इनको बनाया गया, और यहाँ पे बेसिक सुविधाएं मिल जाएगी, ड्रेसिंग करवा लो, छोटे मोटे काम यहाँ पे करवा सकते हो, जिसके कारण आप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को क्या बनाएंगे, मजबूत बना सकते हैं। कितना अनुदान दिया जाता है, सबसे मेन बात यह है। तो उपकेंद्र जब इनिशियली बने थे तब उन्हें कितने पैसे देते थे बेटा, 20,000। पर आज की तारीख में आयुष्मान भारत के तहत उपकेंद्रों को अपग्रेड कर दिया गया है, और वो केंद्र उपकेंद्र जो अपग्रेड हो गए हैं उनका नाम बदल के हो गया है आरोग्य मंदिर। और जब से वो आरोग्य मंदिर बने हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं, उनको कितना फंड दिया जाता है, 50,000, जिनका यूज रोगी कल्याण समिति हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी कर सकती है, कोई दवाई, कोई इक्विपमेंट, मतलब गांव के ओवरऑल वेलफेयर में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रखना है, साल में कितने भैया, 20,000, और अब कितने देते, 50,000, अगर वो अपग्रेड हो गए तो, ठीक है। अगला क्या है, एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। एम्बुलेंस सेवा 2007 में शुरू की गई, जिसमें नंबर याद रख लेना। अगर मैं कहूँ 108 मतलब आपातकालीन स्थिति के लिए, ठीक है, बिल्कुल सर फट के हाथ में आया तो 108, 102 मतलब फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज है, जो माता बच्चों को लाने ले जाने वाली, वो 102 है। 112 याद रखना नेशनल इमरजेंसी नंबर है भारत का, 112 आपको पता ही होगा अभी है। और 1033 ये नेशनल हाईवे हेल्पलाइन है, कि अगर हाईवे पे कोई दुर्घटना होती है तो इसका इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। चलिए हाँ जी, ये हुआ चौथी चीज, इन्होंने ये शुरू कर दी कि भैया इससे हमारा स्वास्थ्य ढांचा क्या होगा, मजबूत। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या बेटा, रोगी कल्याण समिति, मोबाइल मेडिकल यूनिट, उपकेंद्रों को अनुदान, एम्बुलेंस सेवा, इसके अलावा आशा कार्यकर्ता। पांचवा, आशा कार्यकर्ताओं को भेजा गया, आशा कार्यकर्ताओं वाली योजना शुरू की गई। इसका फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आपकी हो जाएगी मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। एक आशा कार्यकर्ता कितने, 1000 पॉपुलेशन जनता पर रखी गई है ना, एक लेडी, एक आशा कार्यकर्ता, जो क्या करेगी, आपको स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़ेगी, स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ेगी, घर घर जाकर बताएगी कि भैया जननी सुरक्षा योजना चल रही है, संस्थागत प्रसव करवाओ। तो ये सारी योजनाओं से जोड़ने के लिए किनको लाया गया, आशा कार्यकर्ताओं को, जो घर आके चेकअप करती है, माता और शिशु से रिलेटेड जो चीजें वो बताती है, योजनाओं के बारे में बताती है, ये सब काम कौन करती है, आशा कार्यकर्ता। ग्रामीण और शहरी दोनों में पाई जाती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं इन्हें, कोई पर्टिकुलर सैलरी बेस्ड नहीं होते, इसीलिए ये सारे काम करती है, ठीक है। तो ये हमें और याद रखना है। तो ये 5 चीजें हमारे स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एनएचएम में चलाए गए। तो देखो एनएचएम में किन किन बातों पर ध्यान दिया जा रहा था, RMNCH+A, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चल रहा है, तो ये सारी योजनाएं चल रही है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या कहा, और किस पे ध्यान दे रहा है, तो दूसरा वो ध्यान दे रहा है किसके ऊपर, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने पर। उसके लिए क्या क्या बनाए गए, रोगी कल्याण समिति, मोबाइल मेडिकल यूनिट, उपकेंद्रों को अनुदान दिया गया, और एम्बुलेंस सेवा और आशा कार्यकर्ता। अब मैं कह रही हूं कि और किस पे ध्यान दे रहा है हमारा एनएचएम, तो तीसरा वो ध्यान दे रहा है संचारी और गैर संचारी रोगों पर, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर ध्यान दे रहा है। तो उसके तहत किस किस डिसीजेस के लिए कार्यक्रम मेनली चलाए जा रहे हैं वो आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहला कार्यक्रम चलाया जा रहा है राष्ट्रीय
क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या उन्मूलन कार्यक्रम, एलिमिनेशन लिखा हो तो उसका मतलब होता है बेटा उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से मिटाने वाला कार्यक्रम चल रहा है, एनटीईपी। इस कार्यक्रम की शुरुआत वैसे तो 1962 में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम के रूप में हुई थी। फिर 1997 में जब आपके पास डॉट्स स्ट्रेटेजी आई, डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, सॉरी, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, ये चलाई गई। तो जब डॉट्स थेरेपी आए ना इसके लिए, तब आपके 1997 में इसका नाम रख दिया गया रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP। और आज की तारीख में फिर इसका 2020 में नाम चेंज हुआ और आज की तारीख में हम इसको किस नाम से जानते हैं, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से हम इसको जानते हैं, टीबी का उन्मूलन कार्यक्रम। 1962 शुरुआत हुई, 1997 में जब डॉट्स स्ट्रेटेजी आई तो नाम चेंज हुआ और अब 2020 में इसका उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ऐसे इसके कार्यक्रम चले, मतलब जब भी कोई कार्यक्रम चलता है तो पहले उसका नियंत्रण कार्यक्रम चलता है और बाद में उन्मूलन कार्यक्रम चलता है, ठीक है। इसमें और क्या क्या खास बात है, तो भैया टीबी को रोकने के लिए कौन सा टीका आता है, BCG का टीका। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कार्मेट ग्यूरिन, ठीक है, 1978 में आ गया था। 1997 में कौन सी थेरेपी आई, डॉट्स स्ट्रेटेजी, जो कि किसके लिए होती है, टीबी के लिए, जिसके अंदर उनकी निगरानी में आपको कुछ दवाइयों का कोर्स दिया जाता है जो कि रेगुलरली लेना रहता है, उसको कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसके तहत हमने इसको बहुत कंट्रोल कर दिया और तभी जाकर 2020 में हम इसके किस पे बढ़े, उन्मूलन पे। उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया था बेटा, 2025। तो ये तो आप बहुत पहले से जान रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 चीजों को अपनाया गया। स्ट्रेटेजी कैसी थी, 4, डिटेक्ट, प्रिवेंशन, बिल्ड और ट्रीटमेंट। पहचान करो, ठीक है, रोकथाम करो और क्या करो, उपचार करो और चीजों का क्या करो, निर्माण, मतलब अपने खुद के स्वास्थ्य ढांचे का क्या करो, निर्माण। और अब इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है जिसको कहते हैं बेटा निक्षय पोषण योजना, जो कि वर्ष 2018 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी और 1 नवंबर 2024 में निक्षय पोषण योजना के तहत देखो किया क्या जाता था, हर माह प्रति मंथ कितने रुपए दिए जाते थे, 500 रुपए दिए जाते थे, ताकि टीबी से ग्रसित मरीज अपने पोषण संबंधी चीजों का ध्यान रख पाए, अच्छा खान पान कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस राशि को बढ़ा देते। तो याद रखना, राशि बढ़ चुकी है, अमाउंट बढ़ चुका है, कितना हो चुका है 2024 में, 1000 रुपए, 500 से कितना हो चुका है, 1000 रुपए प्रति माह हो चुका है, ठीक है। तो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में प्री में क्या क्या याद रखना है, 1962 में शुरू, 1997 में नाम चेंज, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2020 में। उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का था, 2025 का। कब तक का था, 2025। इसमें क्या क्या 2 मेन रणनीति अपनाई गई, तो एक तो BCG का टीका आया और एक डॉट्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स यहाँ पे आया। और 4 चीजें की गई उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो पहचान करेंगे, उपचार देंगे, चीजों की रोकथाम करेंगे और अपने खुद के स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण करेंगे। और इसके ही तहत कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ है, निक्षय पोषण योजना, जो कि वर्ष 2018 में जब शुरू हुई थी तो कितने रुपए दिए जाते थे हर महीने, 500। 2024 में 500 से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1000, ठीक है, पर मंथ। तो ये याद रखिएगा। हाँ जी, अगला कार्यक्रम कौन सा है, तो अगला है आपका राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी 1992 में और जिसका लक्ष्य 2030 तक 95 गोल को अचीव करना है। जिसके तहत कौन सी थेरेपी अपनाई जा रही है, तो अपनाई जा रही है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। कौन सी थेरेपी अपनाई जा रही है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के तहत क्या किया जा रहा है, तो एड्स की महामारी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलग अलग चरण आए हैं, आपको याद रखने पड़ सकते हैं, तो याद रखिएगा। पहला चरण शुरू हुआ था 1992 से 1999 तक का, जिसका लक्ष्य था HIV एड्स के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना है। दूसरा चरण आया था 1999 से 2007 तक, जिसका लक्ष्य था HIV संक्रमण की दर को क्या करना है, कम करना है। तीसरा लक्ष्य था
2007 से 2012 तक, जिसका मेन उद्देश्य था HIV के संक्रमण को 60% और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 40% तक कम करना है। चौथा चरण आया था 12 से 17 में, जो कि क्या था आपका 2022 तक कितने संक्रमण की दर को कम करना है, 50%। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि NSCP के चौथे चरण में कितना दर हमें कम करना था, 50%। और जो करंट में चल रहा है वो चल रहा है 21 से 26 वाला फेज, जिसमें कह रहे हैं कि आपको एड्स को कितना कम करना है बेटा, 80% तक कम करना है। कब तक, 2026 तक। तो कितने चरण आ चुके हैं, टोटल 5। तो इसको एक बार देखते हुए जाइएगा। कब प्रोग्राम शुरू हुआ है, 1992 में। कब तक का लक्ष्य, 2030 तक का। 95 स्ट्रेटेजी को अपनाना है। 8 थेरेपी के द्वारा एड्स को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। और इसके फेजेस याद रखेगा। अगला जो प्रोग्राम चल रहा है ये है गैर संचारी रोग से संबंधित कार्यक्रम। ये है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से संबंधित कार्यक्रम, जो कि है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। ये प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ बातें ध्यान रखो कि ब्लाइंडनेस, अंधेपन के लिए प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो 1976 में, ठीक है। ताकि हम क्या कर सके, तो उस समय जब आया था ना, उस समय इसका लक्ष्य था कि 2020 तक अंधेपन की व्यापकता को कितना कम करना है बेटा, 0.03% तक कम करना है। याद रखना, इसको शुरू हुआ था 1976 में, लक्ष्य था 2020 तक का। पर उन्होंने कहा कि फिर इसका एक नया फेज आया, नाम परिवर्तन 20 से पहले ही कहा, क्योंकि कम नहीं हो रहा था, तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया 2017 में, और नाम हो गया आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो जब ये पहले शुरू हुआ था तो था नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। बाद में नाम हो गया इसका क्या, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, एंड साथ में जुड़ गया विजुअल इम्पेयरमेंट। तो पहले वाला लक्ष्य पूछूं आपसे तो याद रखना 0.03%। बाद वाला लक्ष्य पूछूं कि 2025 का लक्ष्य कितना है, तो अंधेपन की व्यापकता को 0.25% तक क्या करना है, कम करना है। ये हमारा किसका प्रोग्राम था, तो ये किसका था, हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस का गोल था। एक बार इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगला कार्यक्रम संचारी रोग से संबंधित चल रहा है, जो कि है आपका नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। नेशनल वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि शुरू हुआ है 2003 से 4 में, जिसमें पहले से कई सारे जो रोग के नियंत्रण कार्यक्रम चल रहे थे, जैसे मलेरिया, डेंगू, इनके नियंत्रण कार्यक्रम पहले से चल रहे थे, उसको इसमें जोड़ दिया गया। और उन्होंने कहा वो जो मच्छर मक्खी से, वेक्टर वाहक से होने वाले रोग है, उनका हम एक ही नियंत्रण कार्यक्रम चलाते हैं। कौन सा, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल या वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। शुरू हुआ 3 से 4 में। एक क्वेश्चन यहाँ से जो एग्जाम में बन सकता है कि कितनी डिसीज से खिलाफ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। तो याद रखना 6 डिसीज, 6 बीमारियों के खिलाफ इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। नाम याद कर लो बस, कौन कौन सी हो गई, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफ्लाइटिस। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफ्लाइटिस। तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। अगला प्रोग्राम जो कि एक संचारी रोग से ऊपर चल रहा है, वो है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग का उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। जो कि क्या है, तो एक तरह का ये शुरू कब हुआ है, 1955 में शुरू हुआ था ये नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में, है ना। और अब क्या है, उन्मूलन कर रहे हैं हम लोग। तो उन्मूलन वाला कब शुरू हुआ, तो याद रखना 1995 में शुरू हुआ था कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में। उन्मूलन वाला कब शुरू हुआ, NLEP कब शुरू हुआ आपका, 1983 में। इसके लक्ष्य क्या है, तो 2017 तक हमें लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को फैलने से रोकना है, और 2030 तक इसमें कितने करने हैं, हमें 0 लोकल केस तक लेकर आना है इसको, ठीक है। ये इसका लक्ष्य है, मतलब कुष्ठ रोग का क्या करना है, उन्मूलन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया टीबी को कम करना है तो डॉट्स थेरेपी अपनाई जा रही, BCG का टीका है। एड्स को कम करना है तो आर्ट थेरेपी अपनाई जा रही, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लेप्रोसी कार्यक्रम में क्या अपनाया जा रहा है जिससे उसका नियंत्रण भी हो गया और उन्मूलन भी होने वाला है, एरेडिकेशन भी होने वाला है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो रणनीति अपनाई गई है वो है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसके तहत
क्या किया जा रहा है, इसको कम किया जा रहा है, और हम इसको कम कर भी चुके हैं, और इसका उन्मूलन ही माना जाता है वर्ष 2005 कि बहुत ही कम हो चुका है। कितने हो चुके हैं, तो 2005 तक हम लोग 1000 में से कितने मरीज बचे थे, केवल भारत में 2, मतलब लेप्रोसी बहुत ही कम हो चुका है, पर हमें और कम करना है। तो उसका लक्ष्य कितना रखा गया है, 27 और 30, 27 और 30, ठीक है, ये हमें इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे की यदि मैं बात करूं तो एनएचएम के अंदर टीकाकरण कार्यक्रम भी आता है, जो कि आपका एनएचएम के अंदर ही आता है, वो आता है आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब से हुई, ठीक है, तो ये 1978 में स्टार्ट हुआ था ईपीआई के फॉर्म में, एक्सपेंडेबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में, ठीक है, टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज हुआ 1985 में। तो आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, तो 1985 में। टीके की खोज किसने की, याद रखना, एडवर्ड जेनर ने। किसने की, एडवर्ड जेनर ने। और एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट जो कि 19 से 20 के एरा में लॉन्च हुआ है, उसके हिसाब से भारत में टीकाकरण कितने प्रतिशत हो चुका है, 77% तक आ चुका है। लाना कितना है, 90%। तो याद रखना, उसी को करने के लिए ये टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। आपसे एक क्वेश्चन पूछते, कब शुरू हुआ, 1985 में। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। और एक क्वेश्चन कि भैया राष्ट्रीय या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कितनी बीमारियों के खिलाफ टीकों को समाहित करता है, तो याद रखना है 12। कौन सी, 12 कौन कौन सी बीमारियों के लिए यहाँ पे टीकाकरण को बोला गया है, तो टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस जिसको काली खांसी कहते हैं, टिटनेस, ये 12 याद कर लेना। 12 में से जो भी ऑप्शन में वो लगाना है ना। प्री के लिए देखो, इस पूरे चीज को कंपाइल करना बहुत मुश्किल होता है, ये आपके मेंस की पूरी चौथी यूनिट है, ठीक है। तो प्री के लिए मैंने इसको शॉर्ट में आप लोगों के लिए ऐसा बना दिया कि हाँ, एक बार इसको देख लोगे ना, तुम्हारा सब कुछ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और उसके अलावा खसरा, रुबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस और निमोकोकल निमोनिया, इन 12 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किसमें शामिल किया गया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 1978 में शुरू हुआ था, पर 1985 में इसका नाम क्या हुआ, चेंज। पर इस प्रोग्राम को और ज्यादा गति देने के लिए 2014 में एक और प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष, जिसकी शुरुआत हुई 25 सितंबर 2014 में। कब शुरू हुआ बेटा, 25 सितंबर 2014 में। सघन मिशन इंद्रधनुष ये शुरू हुआ, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि भैया 7, इनिशियली कितने, तो 7 बीमारियों के खिलाफ टीकों को रखा गया था। कौन सी, खसरा। 7 बीमारियों में कौन कौन सी मैं यहाँ लिख रही हूँ, खसरा, पोलियो, फिर आपकी कौन सी आएगी, पर्टूसिस मतलब काली खांसी, टिटनेस, टीबी और डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इनिशियली इन 7 बीमारियों के लिए शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष को। 7 रंगों को मानते हुए उन्होंने कहा कि भैया वैसे तो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, पर उस टीकाकरण कार्यक्रम को और गति देनी है ना, कुछ और लक्ष्य के साथ हम इसको अच्छे से स्टार्ट करते। तो उसी के अंदर क्या चलने लगा, मिशन इंद्रधनुष 2014 में। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं यार, अभी भी इतने अच्छे से नहीं हो रहा है, कुछ ही राज्यों में, कुछ ही जिलों में ये लागू हुआ है, अभी भी इतने अच्छे से नहीं हो रहा है। तो 2017 में मिशन इंद्रधनुष का भी नाम चेंज हुआ, और उसको अब हम किस नाम से जानते हैं, सघन मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है, जिसके अभी तक 5 चरण आ चुके। कितने फेजेस आ चुके हैं, 5। 5 फेजेस में क्या क्या है, पहला आया था 2017 में, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया दूर दराज के क्षेत्रों में जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, वहां तक जा जाकर क्या करना है, टीकाकरण। दूसरा आया 19 से 20 में, उन्होंने कहा टीकाकरण की दर को बढ़ाना है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें रखी गई। फिर आया 21 में, 21 वाला आया था, उन्होंने कहा कि भैया कोरोना के कारण जो लोग छूट गए उन्हें क्या करना है, टीकाकरण देना है। फिर आया 22 में, 22 में भी यही लक्ष्य था कि टीकाकरण की कवरेज को क्या करना है, बढ़ाना है। और जो अभी करंट में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है करंट में जिसमें हम लोग चल रहे हैं, वो है 2023 का, जिसमें उनके बहुत सारे लक्ष्य, पर मेन लक्ष्य खसरा, रिबोला के खिलाफ क्या करना है, टीकाकरण करना है।
टीकाकरण की दर को क्या करना है, बढ़ाना है। टीकाकरण की दर को क्या करना है, बढ़ाना है। और इसके तहत लाया गया है यूविन पोर्टल, जैसे कोविन होता है ना, वैसे यूविन पोर्टल लाया गया है, जिसमें जिन जिन लोगों का टीकाकरण हो चुका है उनका डिजिटल रिकॉर्ड क्या है, रखा जाएगा। तो यूविन पोर्टल लाया गया है किसके तहत, तो मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के तहत लाया गया है। तो याद रखना टीकाकरण वाले कार्यक्रम, ठीक है। टीकाकरण में अलग से कार्यक्रम जो कि बाद में इसके अंदर ही जुड़ गया था, पर पहले अलग से चल रहा था, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनएचएम के अंदर आखिरी आप लोग याद रखिएगा, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1995 में, जिसकी टैगलाइन थी 2 बूंद जिंदगी के। 24 अक्टूबर को हर वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं बेटा, विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में जब आया तो ये शुरुआत कैसे हुई, देखो 1995 में जॉनस साल्क ने, याद रखिएगा, क्या बना दिया, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो कि आई थिंक 6 सप्ताह के पहले पहले बच्चे को लगाई जाती है। तो एक तो पोलियो का इंजेक्शन लगा देते हैं और बच्चे को 5 साल तक क्या पिलाना है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी खोज कब हुई, एल्बर्ट सेबिन ने की 1961 में। और इन दोनों के कारण, इन दोनों के चलते भारत में पोलियो क्या हो गया, लगभग समाप्ति हो गया। और भारत ने पोलियो का क्या कर लिया, उन्मूलन। कब कर लिया, 2014 में। 2015 में हमने किसका उन्मूलन कर लिया था बेटा, टिटनेस का, है ना। और 2005 में हम लगभग उन्मूलन किसका कर चुके थे, लेप्रोसी का, है ना, बहुत कम केसेस हो गए थे। 14 में हमने किसका कर लिया उन्मूलन, पोलियो मुक्त भारत बन चुका है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को क्या घोषित कर दिया, 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। और कभी पूछ ले पोलियो का आखिरी मरीज कब मिला है, 2011 में। जब तक 3 साल तक कोई मरीज ना मिले तो ये माना जाता है कि अब वो बीमारी क्या हो गई, खत्म हो गई है। वेस्ट बंगाल में मिला था आखिरी मरीज। तो याद रखना, पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारा एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, जो कि 1995 में जब साल्क ने क्या बना दी थी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन बनाई थी, उसके बाद शुरू हुआ। और उसके बाद फिर ओरल पोलियो वैक्सीन के आने के बाद इसने बहुत तेजी से सुधार आया। और 2014 में हमने क्या कर लिया, पोलियो का उन्मूलन कर लिया, मतलब डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, ठीक है। और 2015 में भारत में किसका उन्मूलन हो गया था, टिटनेस का उन्मूलन हो चुका था, ठीक है। चलिए, अब यहां तक के जो हमारे जितने भी प्रोग्राम हमने पढ़े थे, ये सब एनएचएम के अंदर आ रहे थे। एनएचएम ने किस किस पे ध्यान दे दिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस किस पे ध्यान दे दिया, तो आपका RMNCH+A के ऊपर ध्यान दे दिया। उसके बाद किस पर ध्यान दे दिया, तो आपके संक्रामक और गैर संक्रामक रोग और टीकाकरण और स्वास्थ्य प्रणालियों को सुधारने, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी। अब पढ़ते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जो कि है हमारा एकीकृत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। एकीकृत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि शुरू हुआ है 2 अक्टूबर 1975 को, और बाद में इसको एनएचपी का क्या माना गया, हिस्सा बना लिया गया। इसका लक्ष्य क्या था, तो इसमें 3 तरह के इन्होंने लाभार्थी लिए थे, जो थे 0 से 6 साल तक के बच्चे। आईसीडीएस किसके लिए चलाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए। आईसीडीएस मतलब बेसिकली आप याद रखना, एकीकृत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मतलब ही क्या है, आंगनवाड़ी सेवाएं जो कि बच्चों को मिल रही है उनको बेहतर बनाने के लिए चलाया गया था 1975 में, गांधी जयंती के समय, 2 अक्टूबर 1975, जिसमें इन्होंने कहा 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती माता और किशोर लड़कियां पहले कितने साल की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो एडोलसेंट गर्ल मानी गई थी वो पहले मानी जाती थी 11 से 14 वर्ष। अब ये एज ग्रुप चेंज हो चुका है और अब आती है इसमें 14 से 18 वर्ष की बच्चियां। इनके लिए उत्तर पूर्वी राज्यों की, किसकी, उत्तर पूर्वी राज्यों की, केवल इनके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था। इस प्रोग्राम में क्या क्या बातों पर ध्यान दिया जा रहा था, तो इस प्रोग्राम में ध्यान दिया जा रहा था 5 चीजों पे। किन 5 चीजों पे, तो उन्होंने कहा हमें बच्चों को क्या देना है, पूरक पोषण, मतलब खाने के अलावा जो भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट उन्हें चाहिए वो प्रोवाइड करना है। दूसरा ध्यान दिया जा रहा था उनकी प्री स्कूल एजुकेशन पर, क्योंकि जो छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी में रहते हैं उनको वहीं पर एजुकेशन दी जाती, ठीक है। तीसरा ध्यान दिया जा रहा था न्यूट्रिशन हेल्थ पर, है ना, न्यूट्रिशन एजुकेशन पर, कि उनको स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी देनी है। चौथा ध्यान दिया जा रहा था बेटा इम्यूनाइजेशन पर, टीकाकरण पर, ठीक है, इम्यूनाइजेशन पर, टीकाकरण पर। और 5वां ध्यान दिया जा रहा था हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज पर। हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज बच्चों को मिलनी चाहिए, इस पर ध्यान दिया जा रहा था, रेफरल सर्विसेज पर,
ठीक है, तो इन 6 बातों पर ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है, मेनली 5 कहते हैं पर इन 6 हो जाती है, रेफरल सर्विसेज भी जोड़ दूं तो इनके लिए चलाया जा रहा था। किन किन को? 0 से 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोर। उत्तर पूर्वी राज्यों की एडल्सेंट गर्ल जो कि कितने पहले 11 से 14 साल की आती थी, अब 14 से 18 वर्ष हो गया उनकी एज ग्रुप, ठीक है, तो इनके लिए चलाया जा रहा था। किस मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है? तो याद रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया ICDS। ये महिला और बच्चों के लिए चलने वाला सबसे बड़ा, भारत में चलने वाला सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसके अन्य नाम क्या है? तो इसे आंगनवाड़ी सेवा योजना के नाम से भी जानते हैं कि भैया आंगनवाड़ी में आप उनको अच्छा पूरक पोषण दो, खाना पीना दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य शिक्षा दो, उनका टीकाकरण करवाओ, उनको रेफरल सर्विसेज दो, ये सब। और अब इसका जो नया नाम आया है वो याद रखना है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इसका नया नाम बन चुका है, ठीक है। ये वो बातें हैं जो अपडेटेड है, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो ये आपके एक होल सोल रिवीजन के लिए बढ़िया है, तो इसको याद रखिएगा। 5 घटक याद रखिएगा। अब ICDS के अंदर और क्या क्या चल रहा है? तो ICDS प्रोग्राम के अंदर पहला कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि शुरू हुई है आपकी 1 जनवरी 2017 से, जिसका पहले नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है, पहले इसको इस नाम से जाना जाता था। अब इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें कितने? तो 5,000 रुपए दिए जाते हैं डिलीवरी होने पर। क्या डिलीवरी होने पर कितने रुपए दिए जाते हैं बेटा? डिलीवरी होने पर मतलब डिलीवरी होने पर तो जैसे जननी सुरक्षा योजना के तहत कितने दे रहे हैं? वो 1400 1000 ये वो तो मिल ही रहे हैं। और जब आपके कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उसको ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी अलग अलग 3 किस्तों में एंड आफ्टर प्रेगनेंसी 3 किस्तों में 5,000 रुपए मिलते हैं, तो वो लाभ भी और ये लाभ भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो 5,000 रुपए पहले कितनी किस्तों में मिलते थे? 3, पर अब वो किस्तें कितनी हो गई है? 2। याद रखना इस बात को कि पहले कितनी किस्तें थी बेटा? 3, और अब स्पेशली याद रखना कितनी हो गई है? 2, ठीक है, क्योंकि हमारा कौन सा इसका वर्जन आ गया? 2.0 स्टार्ट हो गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का 2.0 वर्जन आ चुका है। और इसमें ही एक और चीज जुड़ी है, इसके तहत इन्होंने जोड़ा है कि अगर दूसरा बच्चा, सेकेंड चाइल्ड अगर आपका गर्ल चाइल्ड होता है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 6,000। तो क्या क्या चेंज हुआ? 2017 में शुरू हुई थी, पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसमें कितने? तो भैया अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको 5,000 रुपए दिए जाते थे पहले 3 किस्तों में, अब कितनी? 2 किस्तों में। और उसी के साथ एक नई चीज और जुड़ी है कि भैया अगर सेकेंड बच्चा, दूसरा बच्चा अगर गर्ल चाइल्ड है तो आपको क्या दिया जाएगा? तो आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे, ये इसके अंदर जोड़ा गया है। अगली योजना जो ICDS में चल रही है, तो सेकेंड योजना आपको याद रखनी है ICDS के अंदर, वो है आपकी शिशु गृह योजना, नेशनल क्रिच स्कीम, जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी नेशनल क्रिच स्कीम के नाम से जाना जाता था। बाद में ये नेशनल क्रिच स्कीम 2017 में बनी। शुरू कब हुई थी? 2006 में, जिसमें वो कामकाजी महिला जो काम वगैरह करने जाती तो उनके सशक्तिकरण के लिए कि भैया आप काम करो, बच्चे को हम रख लेंगे, आंगनवाड़ी सर्विसेज इसे ही कहते हैं ना। तो कितने बच्चे? 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के शिशु के लिए योजना चलाई गई। आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जा रहा था। और इसमें इसे अब किस में जोड़ दिया गया है? तो अब बच्चों के लिए चलने वाला जो इसके अंदर मिशन है वो कहलाता है मिशन वात्सल्य। आगे मैं आपको बताऊंगी, जिसके तहत 15वीं वित्तीय आयोग अवधि के दौरान, मतलब आपकी 21-22 और 25-26 के दौरान एक मिशन शुरू किया गया है जिसको कहते हैं मिशन वात्सल्य, है ना। उसके ICDS में शुरू किया है। उसके तहत इस योजना का नया नाम अब क्या है? तो इसका नया नाम है पालना योजना। कौन सी योजना? पालना योजना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शिशु गृह योजना भी किसके अंदर? ICDS के अंदर चलाई जा रही है। अगली कौन सी योजना है? तो अगली है आपकी किशोरियों के लिए एडोलसेंट गर्ल स्कीम चलाई जा रही है, जो कि पहले राजीव गांधी स्कीम फॉर एडोलसेंट एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल के नाम से जानी जाती थी, मतलब सबला के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसका नाम परिवर्तन हुआ और इसको आज हम लोग जानते हैं स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के नाम से, ठीक है। जिसमें टारगेट ग्रुप पहले कितना था? 11 से 14, अब टारगेट ग्रुप कितना हो गया बेटा? 14 से 18, ये याद रखना।
तो देखो माता के लिए योजना चलाई जा रही, बच्चों के लिए चलाई जा रही, किशोरियों के लिए चलाई जा रही, और बाल संरक्षण योजना चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम भी आईसीडीएस के अंदर 2009 में शुरू की गई थी, जिसको 2017 में हम सीपीएस के नाम से बदल दिया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के नाम से बदला, जिसका उद्देश्य था कि वो बच्चे जिनका कोई घर बार नहीं है, ठीक है, अनाथ है, सड़क पर घूम रहे, कठिन परिस्थितियों में है, उन्हें क्या दिलाना, तो उन बच्चों को सुरक्षित रखना और क्या देना, पुनर्वास देना। इसके तहत इस योजना को इसके अंदर चलाया गया। और इसके अंदर और कौन सी योजना चलाई जा रही, तो सबसे बड़ी योजना है पोषण अभियान। पोषण अभियान शुरू हुआ था 8 मार्च 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर झुंझुनू राजस्थान से इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, है ना। और इसका पूरा लक्ष्य था कि 2022 तक भारत को क्या करना है, कुपोषण मुक्त बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों और महिलाओं में जो एनीमिया की कमी देखी जाती है, बच्चों में नाटापन, दुबलापन देखा जाता है, उसको दूर करना है। उसके लिए 2 मेन घटक यहाँ पे याद रखना, पोषण ट्रैकर, जो कि किसको ट्रैक कर रहे हैं बेटा, आंगनवाड़ी की पोषण सेवाओं को ट्रैक करते हैं, और आंगनवाड़ी में बनाई जा रही पोषण वाटिका की, मतलब वहीं पर क्या की जाएगी, खेती की जाएगी, और अच्छे फल व सब्जियां बच्चों को क्या किए जाएंगे, खिलाए जाएंगे। ये दोनों घटक इसमें बाद में शुरू किए गए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाँ, और अब मैं आपसे बात कर रही थी मिशन शक्ति की और मिशन वात्सल्य की, तो ये याद रखिएगा कि आईसीडीएस के अंदर जितनी भी योजनाएं चल रही, कुछ बच्चों के लिए चल रही, कुछ महिलाओं के लिए, तो उन्होंने महिलाओं के लिए चलने वाली सभी योजनाओं को एक नाम दे दिया, मिशन शक्ति, और बच्चों के लिए चलने वाली सभी योजनाओं को नाम दे दिया, मिशन वात्सल्य। ये अभी स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 से, है ना, और ये भी 21-22 से लेकर 25-26 तक के एरा में इसको शुरू किया गया। मिशन शक्ति की बात करें तो महिलाओं के लिए चल रहा है, जिसके 2 घटक है, एक है संबल जो कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देता है, और एक है सामर्थ्य जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देता है। मतलब इसके अंदर राष्ट्रीय शिशु गृह योजना वगैरह आती है, इसके अंदर कौन सी आती है, आपकी मातृ वंदना योजना आती है, ये सब। और मैं बात करूं मिशन वात्सल्य की, तो ये बच्चों के लिए चल रहा है, इसके अंदर आपकी कौन सी योजना आ जाती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये सब आ जाते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले कि मिशन शक्ति या मिशन वात्सल्य किसके लिए चलाया गया, तो कभी भी भूलिएगा मत, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है आईसीडीएस। और अब लास्ट के 2 प्रोग्राम और देख लीजिए, ठीक है, एनएचएम पढ़ लिया, आईसीडीएस पढ़ लिया, लास्ट में चल रहा है आपका राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो कि आयुष चिकित्सा पद्धति है ना। कई बच्चों को यही नहीं पता है कि आयुष चिकित्सा पद्धति क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आयुष चिकित्सा पद्धति का मतलब है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा अभी जुड़ा है इसमें, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। और इसमें बाद में क्या जुड़ गया है बेटा, तो अब इसमें 2010 में जुड़ा है सोवा रिगपा। इन 7 चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 2014 में शुरू किया गया है नेशनल आयुष मिशन, जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसमें यही है कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है, आयुष ग्राम बनाने हैं, है ना, आयुष चिकित्सीय जो पौधे हैं उनको उगाना है ना, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके तहत बहुत सारी चीज़ें नई नई की जा रही है। तो आप ये याद रखिएगा, नेशनल आयुष मिशन। और अब हमारा है सबसे बड़ा प्रोग्राम, जो कि हमारा आयुष्मान भारत, जो कि शुरू हुआ है 2018 में, जिसका लक्ष्य है गरीब परिवारों को क्या प्रोवाइड करना बेटा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तक पहुंचाना, इसका मेन लक्ष्य है। और इसके लिए इसके अंदर क्या क्या काम किए जा रहे हैं, तो इसके अंदर पहला काम चल रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 2018 में शुरू हुई है, जिसके तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करवाया जाता है, ठीक है, जिसमें वो एक आयुष्मान कार्ड बनता है, कैशलेस पेपरलेस, आप हॉस्पिटल में पूरे परिवार के लिए बनाया जाता है, 5 लाख रुपए तक का आप क्या कर सकते हो, इलाज करवा सकते हो। और अब इसके अंदर एक नई चीज जुड़ गई है कि अगर कोई 70+ कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए कार्ड बनता है वंदना कार्ड, और उसको अपने अलग से 5 लाख रुपए का क्या है, सुविधा दी जा रही, ठीक है। तो ये और याद रखना। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा घटक क्या है, तो दूसरा घटक इसके अंदर है कि इसके अंदर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे, स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे बेटा, तो कितने बनाए जाएंगे, तो इसके अंदर 1.5 लाख, कितने, 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को बनाना इसका लक्ष्य। और उन कल्याण केंद्रों को आज हम किस नाम से जानते हैं, आरोग्य मंदिर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, आरोग्य मंदिर के नाम से जानते हैं।
और वो जो 1.5 लाख केंद्र है ना, उनमें से याद रखना 12,500, 1.5 लाख में से 12,500 किस रूप में बनाए जाएंगे? आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बनाए जाएंगे, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बनाए जाएंगे, जो कि नेशनल आयुष मिशन में आता है। ठीक है, कि कितने? 12,500 याद रखना क्या बनाए जाएंगे? आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। तो आयुष्मान भारत भी इससे जुड़ा हुआ है। और तीसरी चीज यहाँ पे जो स्टार्ट की गई है वो की गई है आभा आईडी, कि जितने भी लोग हैं सबको क्या किया जाएगा? एक हेल्थ आईडी दी जाएगी और उसके तहत उनका इलाज किया जाएगा। ये कुछ मेन घटक है किसके? आयुष्मान भारत के। और अब एमपी में चलने वाली आखिरी कुछ योजनाएं देख ले। हमने पूरे भारत की योजनाएं पढ़ ली है कि भारत में खास खास कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। एमपी में देख लीजिए बेटा, लाडो अभियान शुरू हुआ था 2003 में। केवल याद रखना किसके लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए क्या शुरू किया गया है? लाडो अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु पीएम अवार्ड मिल चुका है। उसके अलावा कौन सा? लालिमा अभियान चल रहा है। तो लालिमा मतलब खून, याद रखना 2016 में शुरू हुआ है एनीमिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए। ठीक है, ममता अभियान चल रहा है, जिसमें माता और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, ठीक है, शुरू किया गया। कौन सा अभियान? ममता अभियान। देखो कब शुरू हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, ममता अभियान पूछूं तो माता व शिशु मृत्यु दर को कम करना है। लाडो बाल विवाह को रोकने के लिए। लालिमा पूछूं तो एनीमिया की दर को कम करने के लिए। फिर मैं उदिता प्रोजेक्ट पूछूं एमपी में चलने वाला, किसके लिए है? तो याद रखना किशोरियों में स्वच्छता जागरूकता कि किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना है उसके लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, दस्तक अभियान पूछूं किसके लिए चलाया जा रहा है? तो दस्तक अभियान चलाया जा रहा है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, जिनमें कुपोषण और एनीमिया की कमी देखी जाती है। उनको घर घर जाकर क्या दिया जा रहा है? स्क्रीनिंग करी जा रही है। ये चल रहा है। इसके अलावा सास अभियान चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का मेन हिस्सा है पर पूरे भारत में चल रहा है। याद रखना पूरे भारत में। सास का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। निमोनिया के लिए चल रहा है, सास मतलब निमोनिया। 2021 में शुरू हुआ है, जिसमें निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करने का पूरा जिम्मा उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद चल रही मंगल दिवस योजना। मंगल दिवस योजना में आपको याद रखना है 2007 से 8 में शुरू हुई है, जिसमें आंगनवाड़ी में हर मंगलवार को क्या किया जाएगा? पोषण और सामुदायिक भागीदारी, मतलब माता को खुश करने, बच्चे को खुश करने के लिए कुछ प्रोग्राम चले जाएंगे। जैसे पहला मंगलवार गोद भराई, दूसरा मंगलवार अन्नप्राशन, तीसरा बाल चौपाल, चौथा लालिमा दिवस। ठीक है, इस तरह से हर मंगलवार को कोई ना कोई प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ठीक है, पंख अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज एंड हेल्थ। 2021 में इसको शुरू किया गया है, जो बालिकाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये संचालित है। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना चल रही है, जिसके अंदर कितने पैसे दिए जाते हैं बेटा? 20,000 रुपए दिए जाते हैं सालाना। एमपी में जो लोग रहते हैं उनको, जो SC SC या BPL कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, अस्पताल में भर्ती होने पर। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना एमपी में चलाई जा रही है, जिसमें दूर दराज पर रहने वाले लोगों को क्या दिया जाएगा? वहीं जाकर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। अंतरा योजना चलाई जा रही है, जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग के लिए उन्होंने बोला है कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? 3 साल का। बाल हृदय उपचार योजना चलाई जा रही है 2011 से, जिसमें हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का क्या किया जाएगा? निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। आयुष्मान भारत निर्मयन योजना एमपी में चलाई जा रही है 2018 से, है ना, मतलब आयुष्मान भारत एमपी में भी लागू है। तो ये कुछ बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। तो देखिए, आज की जो पूरी क्लास का उद्देश्य था ना, आपको बहुत बड़े एक टॉपिक को बहुत छोटे में, बहुत कम समय में कंपाइल करने का था। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है वो इसका रिवीजन कर लेंगे। क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चों ने तो पढ़ ही रखा है। इसकी PDF अगर आपको चाहिए ना बेटा, तो आप लोग चैंपियन स्क्वायर की एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहां पे फ्री PDF वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगी, है ना। ये एक ऐसा नहीं कि मैडम बहुत तेज हो गया है, क्योंकि देखिए इतने सारे प्रोग्राम पढ़ाने थे और ये बेसिकली एक रिवीजन क्लास है, जिसमें मैंने टेबुलर फॉर्मेट में आपको वो सारी चीजें बता दी है, जिसमें अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाओगे ना, तो आपका बेहतरीन तरीके से काम हो जाएगा। प्री में कोई टेंशन नहीं होगी, एक पूरा टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, इसके बाद मिलते हैं हम हमारी आगे की क्लासेस में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और ऐसे ही हम लोग मिलते चलेंगे हमारे आगे के वीडियो के साथ। थैंक यू।